इंडिया नाम रखना अपने अलायंस का, ये तो बिल्कुल ऐसा, जब आप वो हारेंगे तो क्या कहेंगे, इंडिया हार गया। यानी इंडिया, और अभी जैसे मायावती जी ने कहा कि भाई मैं इंडिया में शामिल नहीं होंगी, यानी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो विदेश जा रही हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही अनुचित है ये, यानी जिसमें इंडिया का नाम जुड़े उसके आगे पीछे कोई चीज़ ना हो, इस तरह से ये उचित नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये फ़ौरन जो है उन्हें अपना नाम चेंज करना चाहिए, नहीं तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राजनेता हैं कि जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने राजनीति को एक राष्ट्रभक्ति के तौर से जिया है। और ईश्वर ने एक ऐसा मौका उन्हें दिया कि इतने बड़े 140 करोड़ के देश के वो प्रधानमंत्री बने। और वही जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसे उन्होंने जिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इनका जो विपक्ष का ये जोड़ है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। पहली बात तो इनमें जिस वक्त ये आएगा, अभी यही तय करना मुश्किल होगा कि इनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। मुसलमान भी देख रहा है इस बात को कि लगातार जो है वो देश आगे बढ़ रहा है और इनके छलावे थे वो फेल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ईश्वरीय देन हैं और हमारे साथ उस ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हम भारत के लोग आज भी दुनिया में त्राही त्राही मच रही, मगर हम बड़े इत्मीनान से और सुकून से हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने सर बेंगलोर में मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। और जो पार्टियां कभी भारतीय सेना पर सवाल उठाती थीं, उन्होंने कभी सेना पे कई बार सवाल उठाए, चाहे फिर वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस हो। आज वो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख रही हैं। इसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति के चलते भारत यानी कि कंट्री का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही? हाँ, पहले नंबर पे मैं ये बात आपसे कहता, मैंने कल भी एक चैनल पे ये कहा है कि इंडिया नाम रखना अपने अलायंस का, ये तो बिल्कुल ऐसा, जब आप वो हारेंगे तो क्या कहेंगे, इंडिया हार गया। यानी इंडिया, और अभी जैसे मायावती जी ने कहा कि भाई मैं इंडिया में शामिल नहीं होंगी, यानी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो विदेश जा रही हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही अनुचित है ये। और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर संज्ञान इसका लेना चाहिए कि जो उन्होंने इसका नाम रखा है अलायंस का, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पहले यूपीए था और हमारा दूसरा जो हमारे संगठन है एनडीए है। तो एनडीए और यूपीए अपनी जगह पे इस तरह के नाम ठीक हैं, यानी जिसमें इंडिया का नाम जुड़े उसके आगे पीछे कोई चीज़ ना हो, इस तरह से ये उचित नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये फ़ौरन जो है उन्हें अपना नाम चेंज करना चाहिए, नहीं तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जो पार्टियां कभी भारतीय सेना को लेकर सवाल उठाती थी, आज वो इंडिया को लेकर ये कह रही हैं कि विपक्षी पार्टियां एक साथ इसीलिए आई हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो ये विपक्षी पार्टियां हैं आज, मुझे बहुत पुराना इतिहास जो है वो दोहराया जा रहा है कि जिस तरह से ये लोग आज बेमेल जो ये जमा हुए हैं, इनमें कोई इनके अंदर यूनिटी पैदा नहीं हो सकती, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राजनेता हैं कि जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने राजनीति को एक राष्ट्रभक्ति के तौर से जिया है। और ईश्वर ने एक ऐसा मौका उन्हें दिया कि इतने बड़े 140 करोड़ के देश के वो प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने 140 करोड़ के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा। और वही जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसे उन्होंने जिया है। और बग़ैर किसी भेदभाव के तमाम लोगों के साथ उनका भलाई का मामला रहा है, चाहे किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो उनका धर्म कोई भी हो, वो भारतीय हैं, उनके साथ उन्होंने बिल्कुल, यानी जैसे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, इसी तरह से ईसाई भाइयों को, सबको अगर उज्ज्वल योजना है तो सब जो पात्र हैं सबको मिला है। कच्चे मकान अगर पक्के हुए हैं तो सबके हुए हैं। आयुष्मान जो है, जो उसकी रेखा के नीचे आता है, उन सबको दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो कहीं भेदभाव हुआ है। तो आज देश की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रही है। और यही वजह थी कि उन्हें 2014 के बाद 2019 में भी उन्हें चुना।
और 2024 में भी मैं समझता हूँ कि अभी विपक्ष के पास कोई विज़न नहीं है। और इसलिए नहीं है कि अभी आप देखिए कि ये जो अभी मीटिंग हुई है तो उससे पहले एक दूसरा अपने अपने मफादात की बात कर रहा था। जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल यहाँ ये कह रहे थे कि अगर अध्यादेश में हमारा साथ देते हैं तो हम जाएंगे, वरना तो हमारे यहाँ तो बाढ़ आ रही है। मैं एक चैनल पे था एज एक राजनीतिक एनालिसिस के, तो उसमें जब वहाँ हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि ये तो बेमेल चीज़ है। और उनके जो प्रवक्ता वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो जा नहीं पाएंगे, और अगर अध्यादेश का हमारा वो अगर सपोर्ट नहीं करते, यानी छुपी हुई बात यही थी। तो अध्यादेश इसके लिए आया है कि ये यहाँ यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें जो है इन्हें पूरे इख्तियारात नहीं दिए जा सकते हैं। यहाँ देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में यहाँ जो है उसके हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती। जितने इख्तियारात जब दिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट से जैसा आया तो इन्होंने उसका मिसयूज़ करना शुरू किया। इन्होंने हमारी जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है उन्हें परेशान करना शुरू किया। तो यही वजह है कि हुकूमत हिंद यानी हमारी सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर अध्यादेश ला करके आप कानून बना सकते हैं और हमारे फैसलों को पलट सकते हैं। तो कानून के दायरे में रहते हुए जब ये काम किया तो अब इनकी चीखें निकल रही, क्योंकि इन्हें काम नहीं करना है, इन्हें ईमानदारी से साथ काम नहीं करना है। ये आए थे कुछ अलग करने के लिए, कहते थे हम एक अलग तरह की राजनीति करेंगे। मेरा ये कहना था, शुरू में मैंने ये कहा, अगर मेरी आप वीडियोज़ उठा के देखेंगे तो मैंने हमेशा से ये बात कही है कि इनकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। इनकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। जब इन्हें ये मौका मिला तो आप देखिए कि जो अभी ये शराब घोटाला है उसके अंदर अभी तक हाई कोर्ट ने 2 बार इनकी ज़मानत रद्द कर दी। तो जब कोई सबूत है तभी तो रद्द की है ना। अगर कुछ ना किया होता तो कोर्ट फैसला देता। वहाँ जिस तरह से उन्होंने शराब के ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाया, और जिस तरह 2% से लेकर 12% तक किया, जिस तरह से नई नई सीमें बदली हैं, तो मनीष सिसोदिया अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। सर, इसी के साथ आपने कहा कि अध्यादेश के मामले पर समर्थन के लिए अरविंद केजरीवाल ने अन्य पार्टियों के साथ हाथ मिलाया है, पर जो पार्टियां ये कहती हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, वही राजनीतिक पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी थी जो कि दिल्ली को बाढ़ के हालात में छोड़कर मुख्यमंत्री बेंगलोर में मीटिंग कर रहे थे, जिसको लेकर आज भी दिल्ली की जनता में रोष है और सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे थे ना, वो कह रहे थे मैं झील बनाऊंगा, झीलों का शहर बनाऊंगा, तो उन्होंने झील बन गई खुद ब खुद। इसलिए कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन अरविंद को नहीं करना है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसी प्राणी हैं कि जो इन सारी चीज़ों को वो जानते हैं किस तरह से, और उसी लाइन पे अब कांग्रेस जा रही है, उसी लाइन पे जो है वो जो उनका अलायंस है वो जा रहे हैं। मैं देश के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये अपनी कार्यशैली लेकर के आ रहे हैं, ये जो इनकी कार्यप्रणाली है वो देश के लिए आगे जा कर के अच्छी नहीं होगी। इन्हें पिछले लोगों ने देख लिया कि इन्होंने 15-15 साल सबने हुकूमत की है, इनके पास अथाह पैसा है। जब ये कहते हैं कि साहब ईडी हमारे पास क्यों आ रही है, सीबीआई हमारे पास क्यों आ रही है, भाई ईडी तो इसलिए आ रही है ना कि आपकी 15 साल पहले आपकी क्या हैसियत थी, कहाँ थे आप, आपके आय के स्रोत हैं क्या, कहाँ से इतनी दौलत आपके पास आई है। हज़ारों अरबों खरबों के लोग आप हो गए, आपकी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई है, आप उसका हिसाब क्यों नहीं। तो ईडी तो आएगी, तो ईडी तो वहाँ आएगी ना जहाँ माल होगा। तो अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो डर क्यों रहे हैं आप। और इनके अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ, जब क्योंकि हम लोग साथ में रहे हैं, जब हमारी पहली मीटिंग जो है वो कोर कमेटी की रालेगंज में हुई, तो जो पैसा था जो रामलीला ग्राउंड पे आया था, उस पैसे को इन्होंने पीसीआरएफ के अंदर डाला, और उसे डालने के बाद पीसीआरएफ के अंदर डाल करके अपने उस पर कंट्रोल किया, और बगैर कोर कमेटी की इजाज़त के, बगैर पूछे। ये कहा करते थे हम पहले देश के लोगों से पूछेंगे, आंतरिक लोकतंत्र लाएंगे, कहाँ है सारी चीज़ें वो। तो ये तो सिर्फ इस पे आ गए कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, आपको ये फ्री कर दी। अरे भाई वो हमारे टैक्स का पैसा है, तुमने फ्री अपने पास से थोड़ी दे रहे हो, और आप उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हो। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो तो शुभ लाभ वाली है,
और अरविंद केजरीवाल की गहराई से अगर जांच इनकी होगी तो मैं समझता हूं कि नंबर उनका भी आएगा। वो अलग बात है कि उन्होंने कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा है, मगर वो जहां ये लोग जब इनसे गहराई से इनसे पूछताछ करेगी सीबीआई, इनके मंत्रियों से, इनके एमएलओ, इनके एमएलए से, तो वो सब बता देंगे कि वो सारा पैसा जो है कहाँ कहाँ इन्होंने लगाया है और कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। बचाने के लिए विपक्ष के साथ आने वाली ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल को लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, हिंसा हुई है, तब ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बचाया, और आज वहीं पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है और साथ में 355 लगाने की बात भी की जा रही है। नहीं, देखिए ममता जी का तो बिल्कुल, ममता जी आई इस पे थी कि जो जो लेफ्ट वहाँ जिस तरह से वहाँ उनके दौर में खून खराबा होता था, जिस तरह से वहाँ थाने के थाने जो हैं वो एक दूसरे को नीलाम किए हुए थे, वो उनके वो सारा जो सिस्टम था वहाँ का, उस सिस्टम में इन्होंने बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किया है। कोई भी कमी नहीं आई है। वहाँ इतनी हिंसा होती है, कोई छोटा सा भी इलेक्शन होता है तो वहाँ ख़ास तौर से जो उनके अपोजिट पार्टियों के लोग हैं, उनके कार्यकर्ताओं को वो मारते हैं। पुलिस वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अगर वहाँ का गवर्नर जो है, राज्यपाल अपनी राजनीतिक तौर से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है तो उनके ऊपर आरोप लगाती हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी को ये चाहिए कि पहले तो अपने आंतरिक जो आप हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को आप निभाना सीखिए। जितने लोग हैं उसमें ज़्यादातर सब ऐसे ही लोग हैं, इसलिए कि ये लोग जो अब राजनीति करने के लिए आए हैं, इनकी राजनीति इसलिए है कि ताकि हमारे घर और परिवार चलें। और जो मौजूदा जो इनके सामने जो पर्सनालिटी है नरेंद्र मोदी जी की, उनका विज़न है कि मैं देश को आगे लेके जाऊं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये इनका जो विपक्ष का ये जोड़ है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। पहली बात तो इनमें जिस वक्त ये आएगा, अभी ये तय करना मुश्किल होगा कि इनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। सर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो जिन जिन राज्यों में इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकार है और आज जिस तरीके के हालात हैं, चाहे फिर वो कर्नाटक हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या देश की राजधानी दिल्ली हो, इन तमाम राज्यों के हालात देखते हुए 2024 में अगर ये विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ता भी है तो क्या जनता भरोसा करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता इन्हें नकार चुकी है। जनता ने देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं कहना चाहता हूं कि लोग ये कहेंगे कि भाई मैं मोदी जी की बात क्यों कर रहा हूं। मैं मोदी जी के बारे में ये बात जानता हूं कि मोदी जी की कोई, जो मैंने पहले जैसे कहा कि मोदी जी की कोई ग्राउंड राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। आज जो लोगों ने, इन लोगों ने, विपक्ष ने, ख़ासतौर से कांग्रेस ने उस ज़माने में आरएसएस से मुसलमानों को बहुत भ्रमित किया और उन्हें ये बताने की कोशिश की कि आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है और बीजेपी तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। आज ये पूरा देश देख रहा है, देश की माइनॉरिटीज़ देख रही हैं, मुसलमान भी देख रहा है इस बात को कि लगातार जो है वो देश आगे बढ़ रहा है और इनके छलावे थे वो फेल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ईश्वरीय देन है और हमारे साथ उस ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हम भारत के लोग आज भी दुनिया में त्राही त्राही मच रही, मगर हम बड़े इत्मीनान से और सुकून से हैं। और माइनॉरिटी के बारे में अगर मैं कहूं कि मुसलमान जितना सुकून से, जितना आराम से हिंदुस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है, इतने पूरी दुनिया में नहीं है। तो इसलिए हमें जो है, मैं बात ये कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ को ये बहुत अच्छा मौका है कि मुसलमानों को अपनी दूरियों को कम करना चाहिए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने बगैर भेदभाव के, या उनके अन्य जो स्टेटों में सरकार है उन्होंने जो काम किया है बगैर भेदभाव के काम किया। अभी उत्तराखंड राज्य की सरकार को ले लीजिए, वहाँ यूसीसी का जो ड्राफ्ट आ रहा है, मेरी अभी जब वो आए थे यहाँ, बड़ी लंबी मेरी उनसे चर्चा हुई और मैंने उनसे पूरा, उन्होंने कहा हम किसी का भी अहित नहीं करेंगे, हम बहुत कोई जल्दी में हमारा कोई ड्राफ्ट नहीं आ रहा है, बहुत इत्मीनान से हम उसे लाएंगे और अपने स्टेट में लागू करेंगे और जो किसी के लिए हानिकारक नहीं होगा। तो यूसीसी के ऊपर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हमने लॉ कमीशन के चेयरमैन से भी हम मिल चुके हैं, उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम किसी भी ऐसी आस्था की चीज़ को हम नहीं छेड़ेंगे कि जिससे उसके मेन फंडामेंटल राइट्स उसके कहीं प्रभावित हों। तो इसलिए मैं देश के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये मौका है अपनी दूरियों को कम करने का। इस विपक्ष ने आपके साथ धोखा किया है, आपके बच्चों के साथ धोखा किया है। आज देश जो है वो आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है।